हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कूलाम का नियम क्या होता है। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, ये दोनों ही वीडियो अगर चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12th फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। अभी इसमें केवल 2 ही वीडियो हमने डाली है, तो अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो जाके वहां से देख सकते हैं। क्योंकि फिजिक्स अभी हमने स्टार्ट किया है तो आपका ज्यादा वीडियो का बैकलॉग नहीं लगा होगा, केवल 2 ही वीडियो का बैकलॉग लगा है, वो आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशन क्या होता है। ये दोनों ही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, पूरा इसका क्या कह सकते हैं कि इसका सूत्र आपको डिराइव करके लिखना पड़ता है। तो अगर सूत्र के साथ इसको पूछेगा तो मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। डिफिनीशन ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन डिफिनीशन से पहले हम नहीं समझेंगे, हम समझेंगे डायग्राम से इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मान लेते हैं कोई 2 विपरीत आवेश हमको दिया गया है। पहला आवेश है आपका माइनस क्यू चार्ज और दूसरा हो जाता है प्लस के क्यू चार्ज। ठीक है, अब ये जो 2 आवेश हमको दिए गए हैं, 2 चार्जेस दिए गए हैं, ये किसी एक पॉइंट पे, किसी एक बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे रखा गया है। मान लीजिए कि बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा गया है और बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है, और इन दोनों की जो दूरी है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, ये बहुत ही कम यानी कि न्यूनतम या कह सकते हैं सूक्ष्मतम दूरी पर रखी गई है। और दोनों आवेश की जो दूरियां हैं हम मान लेते हैं कितनी है, 2L है। ठीक है, कितनी दूरी है, 2L दूरी है। अब यहाँ पे ये जो हमारा निकाय बना है, ये जो संरचना बनी है, इस संरचना को ही वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। डिफिनीशन कैसे लिखा जाएगा, हम डिफिनीशन लिख सकते हैं कि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेश को जब बहुत ही कम यानी कि अल्पतम दूरी पर रखा जाता है तो ऐसी बनी संरचना को ही या ऐसे बने निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब समझते हैं कि समान परिमाण का मतलब क्या है। यहाँ पर समान परिमाण का मतलब है एक मान से, एक माप से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो माइनस क्यू दिया गया है, माइनस क्यू चार्ज है, और जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम है, मान लीजिए माइनस क्यू का मान 1 है तो प्लस क्यू का मान भी 1 होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों का परिमाण क्या है, समान है। अगर माइनस क्यू का मान 2 हो जाएगा तो प्लस क्यू का मान भी 2 हो जाएगा। ये होता है परिमाण। परिमाण का मतलब यही होता है कि जो मान पहले आवेश का होगा वही मान दूसरे आवेश का भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि दोनों आवेश समान परिमाण के हैं। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो माइनस क्यू है और जो प्लस क्यू है, ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्यू के। यानी कि हम कह सकते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो मान होगा वो हमेशा समान होगा। ऐसे परिमाण को ही समान परिमाण कहा जाता है। अब डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का बहुत ही सिंपल डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। देखो डायग्राम से ही डिफिनीशन लिखना बता देते हैं। डायग्राम में क्या दिख रहा है कि आपको 2 विपरीत आवेश दिए गए हैं, 2 अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं। ठीक है, जब 2 अलग अलग चार्जेस दिए गए हैं, इन दोनों अलग चार्जों का परिमाण समान है। परिमाण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इन दोनों का वैल्यू, इन दोनों का मान
समान होता है। ठीक है, डिफिनीशन लिखेंगे कि दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, जो निकाय बनता है, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब मान लीजिए हम ये जो लंबाई 2l दिया गया है, इसके बीच का जो आपका बिंदु मान लेते हैं, इसके बीच की बिंदु कितनी है, O है। तो अगर 2l को हम इस बिंदु O से लेके B तक नापे तो हमें कितनी लंबाई मिल जाएगी, L मिल जाएगी। यानी कि इस पूरे 2l की लंबाई, आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और बिंदु O से लेके A तक की जो लंबाई होगी ये भी आपकी L हो जाएगी। क्लियर हो गया। ये जो पूरा निकाय बना है इसी को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। डिफिनीशन से भी समझा दिया है और डायग्राम से भी समझा दिया है। ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी -q + q चार्ज होगा, इसका परिमाण समान होगा। यानी अगर -q और +q दिया गया है, इसके जगह हम q लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स के रूप में आप जानते रहिए। वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। क्योंकि मेन जो हमारा टॉपिक है, इस पूरे वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेशन। क्लियर हो गया। तो आप समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अभी हमने आपको क्या बताया, जब हमने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया तो वहां पे हमने बताया कि आपको दो आवेश दिए होते हैं। एक आपका होता है -q चार्ज और दूसरा होता है +q चार्ज। ठीक है, अगर हम इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लें, क्योंकि हमने अभी आपको क्या बताया कि जो भी विपरीत आवेश होंगे इसका परिमाण वैद्युत द्विध्रुव में हमेशा समान होता है। तो चाहे आप -q लीजिए या +q लीजिए, इन दोनों की जगह हमने बताया -q या +q की जगह हम q भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इनका परिमाण जो है वो समान है। यानी इसका भी मान अगर 1 है तो इसका भी मान 1 आएगा। इसीलिए हम इन दोनों की जगह q लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, जब भी आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे तो इसका डिफिनीशन यह कहता है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, यानी कि -q और +q में से मान लीजिए कोई एक आवेश जो q है, कोई एक आवेश q तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, इन दोनों के आवेशों के बीच की दूरी हमने कितनी मान रखी थी, 2l। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी थी, हमारी 2l थी। अल्पतम दूरी कितनी थी, 2l थी। ये बिंदु A हो गया और B हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी 2l थी, तो इनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण करते हैं। यानी सीधे मतलब ये है कि इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, हमने पहले ही बता दिया -q और +q की जगह हम q भी ले सकते हैं। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा इनके बीच की जो ये अल्पतम दूरी 2l दिख रही है, इसके गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया। वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला क्या बन के आया है कि P = 2l × q। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से दर्शाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर्मूला बहुत ही आसानी से हमने बनाया है, डिफिनीशन से ही फॉर्मूला बन जाता है। डिफिनीशन ये कह रहा है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी हमने कितनी मान रखी थी, 2l। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की जो दूरी 2l है, इन दोनों के ही गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम P से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ में आ गया होगा और इसका हमने आपको फॉर्मूला भी बना के बता दिया है। आप समझते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका बीमा क्या होगा, इसकी राशि क्या होगी और इसकी दिशाएं क्या होंगी। वैसे यहाँ पे दिशा और राशि कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी बीमा, मात्रक, दिशा, राशि, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होता है। क्योंकि मात्रक जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। देखो मात्रक कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे हमें क्या दिया है 2L इंटू क्यू दिया गया है। अब आवेश जो होता है इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम कूलाम से लिखते हैं, ठीक है, कूलाम से लिखते हैं। और जो लंबाई होती है इसको हम मीटर से लिखते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक आप याद रखेंगे कूलाम मीटर होता है। या आपको ऐसे हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा, या तो इसी को ऐसे भी लिख के दे सकता है, आपको कैपिटल C लिख देगा और यहाँ पे स्मॉल m लिख देगा, ठीक है। याद रखिएगा कूलाम को कैपिटल C से ही प्रदर्शित करते हैं और मीटर को स्मॉल m से। ये दोनों ही आप याद रखेंगे, डायरेक्ट याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। हिंदी में भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं या इस तरह से सिंबल के रूप में भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, किस दिशा में ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्य करता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट क्या डालेंगे, अगला पॉइंट यहाँ पे हम लिखवा देते हैं दिशा। दिशा डायरेक्ट याद रखेंगे, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, यानी ये जो आवेश हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाती है। तो दिशा में क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस की ओर, प्लस की ओर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए या फिर यहीं पे राशि भी लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या देख लेते हैं, इसकी राशि क्या होती है, कौन सी राशि आपकी होती है। जो आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हमेशा याद रखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होती है इसको हम सदिश राशि के नाम से जानते हैं, यानी ये एक वेक्टर होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सदिश वेक्टर, सदिश राशि, सदिश राशि। इसको डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा। तो तीन चीजें हमने देखी। सबसे पहले हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर, जिसको हिंदी में और सिंबल में भी लिख के ऑप्शंस आ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा इसकी राशि क्या है, सदिश राशि होती है। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसकी दिशाएं क्या होंगी। हमेशा वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं वो माइनस से प्लस की ओर मूव करते हैं, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, माइनस से प्लस की ओर हो जाएगी। अब यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसकी विमा कैसे निकाली जाती है। उसके बाद मेन चीज, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, आपने डिफिनीशन देख लिया, आपने परिभाषा समझा अच्छे से, उसके बाद फॉर्मूला भी समझ लिया, लेकिन अगर उस फॉर्मूले पे आपने एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगाया तो आपका सारा कॉन्सेप्ट बेकार चला जाएगा, जब तक आप खुद से एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करते। इसीलिए जो अभी हमने फॉर्मूला बताया है P = 2L × Q, ये फॉर्मूले पर अभी जस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद एक न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा, जो कि यूपी बोर्ड में आया हुआ PYQ क्वेश्चन भी है, ठीक है। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका बीमा देख लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो अब देखिए, अभी जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है P = 2L × Q, यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती हुई है फॉर्मूला लिखने में। ये जो Q रहेगा ये पहले आगे रहता है, उसके बाद अल्पतम दूरी को लिया जाता है, यानी पहले आवेशों का गुणा होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 2L की गुणा करेंगे, यानी कि अल्पतम दूरी का गुणा करेंगे। लिखने में जल्दी जल्दी बताने में थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला हो जाएगा P = Q × 2L, ठीक है। ये आपका राइट फॉर्मूला हो जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको सही कर लीजिए, अभी भी टाइम है। ये फॉर्मूला हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, क्योंकि परिभाषा में क्या था कि दोनों में से कोई एक आवेश और अल्पतम दूरी के गुणनफल को, तो मैंने पहले जो अल्पतम दूरी था उसका गुणा कर दिया था, फिर बाद में आवेशों का गुणा किया था। लेकिन ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाता है, आपको पहले आवेश का गुणा करना है, उसके बाद अल्पतम दूरी का गुणा करना है। क्लियर हो गया? तो ये आप सही कर लीजिएगा, जो भी आपने लिखा था थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, यहाँ पे आप सही कर लेंगे। अब इसको देखो, इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, समझते हैं कि इसकी बीमा कैसे निकलेगी। बहुत आसान है, हमने आपको कूलाम के नियम में बताया था कि जो आवेश होता है इसकी बीमा AT होती है। कैसी होती है? देखो, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, धारा I × समय t, यही फॉर्मूला होता है आवेश का। अब यहां से हम इसकी बीमा पहले निकालेंगे, आवेश की बीमा। धारा को लिखते हैं एम्पियर से और समय को लिखते हैं कैपिटल T से। तो ये हो गया
क्यू की विमा यानी कि आवेश की विमा। आवेश की विमा निकाल लिया आपने, AT होता है डायरेक्ट, याद रखिएगा कभी भी अगर आपको आवेश की विमा निकालनी है तो डायरेक्ट याद रख लीजिए इसकी विमा कैपिटल A और कैपिटल T होती है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास आ गया कैपिटल A इंटू T, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है फॉर्मूले में 2L। अब ये जो 2L होता है, चाहे L आपका आ गया है, L का मतलब होता है लंबाई। अब लंबाई चाहे 2 लंबाई हो यानी कि 2L हो या 3L हो या 4L हो, इसका हम क्या लेते हैं, इसकी विमा डायरेक्ट आपकी L ही हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप AT के साथ L की गुणा कर देंगे तो यहाँ पे विमा क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी LAT, ठीक है। LTA आपका विमा इसकी बन जाएगी। इसको डायरेक्ट आपको याद रखना है, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा क्या हो जाती है, लता, यानी कि LTA। या इसको ऐसे भी लिख के आ सकता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमा है, ऑप्शन दे देगा LTA, या आपको ऑप्शन दे सकता है LT-1 A-1, या कोई भी ऐसे ऑप्शंस बन रहे हैं तो आपको पहले ये ऑप्शन टिक करना है जिसमें LTA है, इसके ऊपर कोई भी घात नहीं लगा है। या फिर आपको ऑप्शन ये दे सकता है M0, L1, T1 और A1, ये ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। लिखने का अलग तरीका है ये, लेकिन ये दोनों ही आपके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमाएं होती हैं। क्लियर हो गया। फॉर्मूला फिर से सुन लीजिएगा, फॉर्मूला गलत हो गया था। पहले हमने आपको 2L का गुणा कर दिया था, यानी कि अल्पतम दूरी का गुणा किया था, फिर आवेश का गुणा किया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लेंगे, पहले आवेश का गुणा होता है, फिर 2L यानी कि अल्पतम दूरी का गुणा होता है। तो परफेक्ट फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पूरा परफेक्ट फॉर्मूला है P = Q इंटू 2L। क्लियर हो गया। उसके बाद विमा हमने निकालनी बताई। आवेश की हमेशा विमा AT होती है, लंबाई को हमेशा हम L से ही प्रदर्शित करते हैं। जब AT के साथ आप L की गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको लिखने का पैटर्न क्या होता है, जब भी विमा लिखा जाता है तो MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। इसलिए हमने जब यहाँ पे AT का गुणा L से किया तो पहले L लिखा, फिर T लिखा और फिर A लास्ट में बच गया था तो A भी लिख दिया है। तो यहाँ पे ये इसकी विमा हो जाएगी लता, या आप कह सकते हैं M0, L1, T1 और A1 होता है। क्लियर हो गया। ये दोनों ही विमा आपको याद होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाते हैं, इवन बोर्ड एग्जाम में कैसे इसके न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं वो भी हम देख लेते हैं। ज्यादा न्यूमेरिकल आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको 3 वीडियो न्यूमेरिकल्स के दिए जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से, ठीक है। अभी केवल कॉन्सेप्ट को या कह सकते हैं कि फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखाया जा रहा है, इसीलिए लगभग 1 न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी PYQ यहाँ पे है। तो अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे पूछे जाएंगे। ये जो पूरा न्यूमेरिकल लिखा गया है ये आपको एक बहुत बड़ी न्यूमेरिकल के जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी आप सवाल को देखते हैं तो आप पहले ही ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। पहले आपको ट्राई करना होता है, देखना होता है कौन से फॉर्मूले अप्लाई होने वाले हैं। अब चूंकि हमने अभी अभी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ाया है तो जाहिर सी बात है इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो सवाल कैसे पूछा गया है, ये 2023, 17 और 10 का पूछा गया PYQ टाइप क्वेश्चन है। कैसे पूछा जाता है, पहले आपको इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन ऐड करेगा, आपसे पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, उसके बाद उसी सवाल में ये न्यूमेरिकल डाल देगा। तो यही क्वेश्चन आपका 3 नंबर का बन जाता है, जिसमें 2 नंबर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मिलते हैं और 1 नंबर ये डेफिनेशन लिखने को मिलता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्लियर हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, 1.0 माइक्रोकूलम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 यानी कि 2 mm 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, P का मान निकालना है। सबसे पहले दिया क्या क्या है,
हमको जो चीजें क्वेश्चन में दी होती है न्यूमेरिकल में पहले उसको लिखते हैं, क्योंकि ये स्टेप वाइज लगाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। तो दिया क्या क्या है, दिया है सबसे पहले हमें दे दिया गया है परिमाण। परिमाण हमने क्या बताया था कि दोनों आवेशों का परिमाण सेम होता है। तो यहाँ पे परिमाण कितना दिया गया है 1.0, यानी कि आप डायरेक्ट 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे कहा है कि 1.0 माइक्रोकूलम है। अब हमेशा याद रखिएगा कुछ चीजें मैथ्स की, अगर कहीं पे 1 माइक्रोकूलम लिखा है, 1 माइक्रोकूलम लिखा है और आप इसे कूलम में बदलेंगे तो क्या करेंगे 10 गुणे 10 घाते -6 से गुणा कर देंगे तो ये 1 माइक्रोकूलम जो है 1 कूलम में बदल जाएगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, आगे और भी न्यूमेरिकल्स जब आप लगाएंगे तो वहां पे यूज होगा ये चीज। एक जो माइक्रोकूलम होता है इसको कूलम में बदलने के लिए 10 घाते -6 से गुणा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको mm दिया गया है यानी मिलीमीटर दिया गया है, मान लो 1 मिलीमीटर दिया गया है और हमको इसको केवल मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 घाते -3 से हम गुणा कर देते हैं तो ये मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर 1 सेंटीमीटर दिया है और उसको हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो क्या करेंगे सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 घाते -2 से हम गुणा कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तीनों आप याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपका आसान हो सकता है। अगर आप 1 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलना चाहते हैं 10 घाते -6 से गुणा कर दीजिएगा। 1 mm यानी कि मिलीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं 10 घाते -3 से गुणा कर दीजिएगा और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो 10 घाते -2 से गुणा करेंगे। ये आपको मैथ्स का कुछ कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल में हर बार काम आता है, इसलिए हमने बता दिया। अब न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे, हमें पहले तो क्या दे दिया है 1 माइक्रोकूलम, दोनों आवेशों का मान दिया गया है। तो यहाँ पे आवेश कितना दे दिया गया है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं कूलम में। तो कैसे कन्वर्ट होगा Q = 1 × 10⁻⁻6 कूलम। ये हो गया माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज। बहुत आसान था, माइक्रोकूलम में दिया गया था तो हमने कूलम में कन्वर्ट करने के लिए 10 घाते -6 से पीछे गुणा कर दिया। अब चूंकि 1.0 था इसका मतलब क्या है केवल 1 है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम यहाँ पे कितना लेंगे 2L माने थे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2L का जो मान है वो कितना है 2L का मान हो जाएगा आपका 2 पॉइंट दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 2.0 का मतलब है केवल 2 दिया गया है, तो हमें 2 mm दिया गया है यानी 2 मिलीमीटर दिया गया है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 घाते -3 से पीछे गुणा कर देंगे तो 2L का मान क्या आ जाएगा 2 × 10 घाते -3 मीटर। ये हो जाएगा आपका अल्पतम जो लंबाई है या अल्पतम जो दूरी दी गई है उसकी वैल्यू। Q का मान आ गया और 2L का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है P। तो P का फॉर्मूला क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का फॉर्मूला क्या हो जाता है। यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन का पार्ट है ये हम इरेज कर देते हैं। देखो P का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका हो जाएगा P = Q × 2L होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला यही अभी हमने आपको बताया। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा Q का मान दिया गया है कितना 1 × 10 घाते -6 गुणा हम कर देंगे 2L का मान कितना है 2 × 10 घाते -3, ठीक है। जब आप 1 का गुणा 2 से करते हैं तो 2 ही आ जाएगा, क्या आएगा 2 ही आएगा। उसके बाद 10 घाते -6 के गुणा 10 घाते -3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 घाते -9 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको जरूर लिखना पड़ेगा, जब आपका मेन आंसर आ जाएगा तो आपको यहाँ पे मात्रक भी लगाना है। और अभी हमने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर होता है, तो यहाँ पे आप कूलम मीटर में इसका आंसर लिख देंगे। ये इतना ही सिंपल आपका ये पूरा न्यूमेरिकल था। अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। 2 आवेश हमको दिया गया था -Q चार्ज और यहाँ पे +Q चार्ज, ठीक है। अब दोनों का यहाँ पे परिमाण समान था यानी -Q का मान भी 0.1 था और 0.1 माइक्रोकूलम था और +Q का भी 0.1 माइक्रोकूलम था। क्लियर हो गया। दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी दी गई है 2.0 mm दी गई
थी। ठीक है, ये इसका डायग्राम भी हमने आपको बना दिया है। इतनी चीजें समझ में आ गई, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे Q का मान 1 माइक्रोकूलम दिया था तो इसको हमने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद 2L की लंबाई 0.2 mm दी गई थी, यानी कि मिलीमीटर में दिया गया था। अब अगर आप न्यूमेरिकल मिलीमीटर से ही लगाते तो कैलकुलेशन का पार्ट लंबा हो सकता था, इसीलिए हमने पहले मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका जो है नॉर्मल हो सके, आपके लिए इजी हो सके, क्योंकि आखिरकार बोर्ड एग्जाम में कैलकुलेशन आपने ही करनी है। तो इसीलिए पहले से ही आप क्या करेंगे, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब जब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो P = Q × 2L होता है। Q का मान रखा और 2L का मान रख दिया, गुणा करेंगे 2 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेशन यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उसके बाद फिर हमने आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक PYQ न्यूमेरिकल भी करा के बता दिया है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है या आपको टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे भी पूछ सकते हो, यह हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का हम कल आखिरी लेक्चर लेने वाले हैं, और वो है लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम समझेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत किसे कहते हैं। 3 सिद्धांत केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VBT सिद्धांत यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके बाद वर्नर सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। 2 सिद्धांत ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तीसरा हम पढ़ेंगे जो कि क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और इसी के साथ आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा और आपकी पूरी पहली केमिस्ट्री यानी फर्स्ट केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकेंड केमिस्ट्री स्टार्ट होगा जिसमें हमारा इनऑर्गेनिक के चैप्टर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।